बच्चों, आज हम शेखावाटी मिशन 100 का पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 का अध्ययन हम PDF 1 में कर चुके हैं, जो कि 1 से 21 तक था। पार्ट 2 में हम PDF नंबर 22 से 42 तक का अध्ययन करेंगे। एक्सपर्ट टीम द्वारा तैयार ये PDF आप तक पहुंचाई जाएगी। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण आज हम करेंगे। परीक्षा नज़दीक है, अतः हम बिना किसी टाइम को गवाए इस को विश्लेषण शुरू करते हैं। तो शुरू हो जाए। सुरक्षा परिषद पे टिप्पणी लिखनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है सुरक्षा परिषद पे टिप्पणी। ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें कुल 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी हैं, 10 अस्थायी हैं। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का है, जिसका चुनाव महासभा करती है। सुरक्षा परिषद के कोई 2 कार्य लिखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, किसी भी बड़ी घटना या विवाद की जांच के आदेश देना। विश्व बैंक पे टिप्पणी लिखनी है। विश्व बैंक की औपचारिक स्थापना 1944 में की गई थी। विश्व बैंक की प्रमुख जो गतिविधि है वो विकासशील देशों से संबंधित है। ये बैंक मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण की कमी, नियमों का निर्माण और उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा, सड़क, शहरी विकास, बिजली, सुशासन, कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं के विकास के लिए काम करती है। ये अपने सदस्यों को आसान ऋण और अनुदान दोनों देती है। विश्व व्यापार संगठन क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसकी स्थापना का भी आपको पता होना चाहिए, इसके कार्य भी आपको पता होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO भी कहते हैं, WTO भी कहते हैं, वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। विश्व स्तर पे आपस में जो देश हैं उनके बीच व्यापार होता है, उन नियमों को तय करता है। ये संगठन जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ऑफ टैरिफ गेट के स्थान पे आया था, यानी उसका उत्तराधिकारी है। इसके सदस्यों की संख्या 164 है। ये संगठन हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से करता है। IAEA पर वो टिप्पणी लिखना है, वो जो पीछे आई, आणविक एजेंसी, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। इसकी स्थापना 1957 में हुई। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया में है। ये संगठन आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का काम करता है। सैन्य उद्देश्यों के इसके इस्तेमाल को रोकने पर की कोशिश करता है कि आणविक जो ऊर्जा है उसका शांतिपूर्ण उपयोग करना चाहिए, न कि सैन्य उद्देश्यों के लिए। ये इस संस्था का काम है। इनके साल, ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एक महत्वपूर्ण एजेंसी है, तो इनके साल आपको याद होने चाहिए। थोड़ा आपको उद्देश्य भी ध्यान होने चाहिए। ये मिलान वाले में भी आ सकते हैं, वैसे भी इनका वर्ष पूछा जा सकता है। भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य क्यों बनना चाहता है? कोई 4 कारण लिखिए। आपके मतानुसार क्या भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य बनने की योग्यता रखता है? अपने उत्तर के पक्ष में कोई 4 तर्क देने हैं। अथवा में भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध करें। यहाँ आपके विचार पूछे गए हैं कि क्या भारत को स्थायी सदस्य बनना चाहिए? कौन से कारण हैं जिनके आधार पर भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहिए? तो आप एक नागरिक के नाते अपने क्या सुझाव देंगे कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने की योग्यता रखता है? इसके पक्ष में आपको तर्क देना है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। ये महत्वपूर्ण तर्क है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5वां हिस्सा रहता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये सबसे मजबूत पॉइंट है कि सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी पहल कदमियों, यानी जितने भी अभियान हुए, सैनिक अभियान, शांति सैनिक अभियान हुए, उन सब में भाग लिया है, या जितनी भी उनकी भूमिका है उनमें भारत ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। इसके अतिरिक्त भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तेजी से उभरती एक आर्थिक ताकत भी है। छठा अपना पॉइंट है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है। वो भले ही कम हो, लेकिन दिया है, एवं कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। लापरवाही नहीं की है भारत ने, समय पे अपना भुगतान करता है।
सुरक्षा परिषद के लिए 4 आवश्यक मापदंड बताइए जो उनकी सदस्यता के लिए आवश्यक हो। 4 मापदंड कौन से हैं, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सुरक्षा परिषद के सदस्य बनने के निम्न मापदंड हैं। वह एक बड़ी आर्थिक ताकत भी हो, सैन्य ताकत भी हो, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में भी उसका योगदान ज़्यादा हो, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानव अधिकार का सम्मान करता हो। तो इसमें भारत खरा उतरता है। यह आपको बताना है कि ये कौन कौन सी पॉइंट हैं जहाँ भारत खरा उतरता है, क्योंकि ऊपर वाला जो प्रश्न है वो हमने इसी से संबंधित किया है। विश्व शांति में सुरक्षा परिषद की भूमिका स्पष्ट करनी है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व शांति में सुरक्षा परिषद किस प्रकार से कार्य करता है। सुरक्षा परिषद विचार विमर्श, बातचीत करके, मध्यस्थता करके, जांच पड़ताल करके, मेल मिलाप के माध्यम से शांति और सुरक्षा की स्थापना के प्रयास करता है। ये पंच निर्णय, न्यायिक समझौता, क्षेत्रीय व्यवस्था तथा अन्य शांतिमय उपायों का प्रयोग करती है। प्रवर्तन साधनों का प्रयोग, जिसके अंतर्गत परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने और शांति भंग करने वाले जो भी ताकतें हैं उनके विरुद्ध कार्य करती है। आंशिक आर्थिक संबंधी, रेल, समुद्री, वायु, डाक, रेडियो, संचरण के अन्य साधनों, संचार के जो भी साधन हैं उनको और कूटनीतिक संबंधों के विच्छेद के प्रयोग के लिए कर सकती है। सुरक्षा परिषद अंतिम उपाय के रूप में वायु, जल और थल सेनाओं द्वारा भी सैनिक कार्रवाई कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को समझाइए। क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठन जरूरी है? क्या आवश्यकता है इसकी? समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन मतलब यूएनओ, क्या उसकी आवश्यकता है? तो उसकी आवश्यकता बतानी है अपन को। समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान हो सके इसके लिए उसकी आवश्यकता है। संगठन सहयोग के उपाय जुटाने में सहायक होते हैं। ये संगठन नियमों और नौकरशाही की रूपरेखा तैयार करते हैं। ये शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक होते हैं। संयुक्त राष्ट्र को सशक्त बनाने हेतु उठाए गए कदम बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त बनाने के लिए कौन से कदम उठा सकते हैं, इसको भी बताना है आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये लगा ले, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा ले। संयुक्त राष्ट्र संघ को सशक्त कैसे बनाएं? एक शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया। कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल हो जाए तो विश्व बिरादरी इसका उत्तरदायित्व ले, इस बात की स्वीकृति। मानव अधिकार परिषद की स्थापना की गई है। सहस्त्राब्दी जो विकास लक्ष्य हैं, सतत जो लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने पर सहमति। हर प्रकार के आतंकवाद की निंदा इसका लक्ष्य है। एक लोकतंत्र कोष का गठन किया गया है। ये सब उपाय किए गए हैं, कदम उठाए गए हैं। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान से पढ़ें। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका व्याख्या करनी है। एक ध्रुवीय विश्व यानी जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने अमेरिका ने क्या कोई चुनौती पैदा की है? अब किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ भूमिका निभा रहा है? एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका निम्न रूप से स्पष्ट की जा सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है। सामाजिक और आर्थिक झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दे पर 190 से अधिक देशों को एक साथ किया जा सकता है। शेष विश्व संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से अमेरिकी रवैये और नीतियों पर कुछ न कुछ अंकुश लगा सकता है। आज विभिन्न समाजों और मुद्दों बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका निरंतर बढ़ती जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों को सुमेलित करके उनके कार्यों के साथ सुमेलित करना है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, या आपको इन सब एजेंसियों का कार्य पता होना चाहिए। तो सुमेलित करने वाले में अगर 4 जो शाखाएं हैं, एजेंसियां हैं, उनके कार्य आपको याद हों और 4 नंबर का प्रश्न आ जाए तो 4 नंबर बड़े आसानी से मिल सकते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो आपको आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का काम याद होना चाहिए,
देशों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए। बड़ा सरल है ये, इसकी इसी भाषा में निकल के आ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित काम करेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है तो वो वैश्विक वित्त के लिए काम करेगी। सुरक्षा परिषद है तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए करेगी। विश्व व्यापार संगठन है तो ये सबके, स्वास्थ्य संगठन है WHO, तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन है, ये सबके स्वास्थ्य के लिए काम करेगा। विश्व व्यापार संगठन है तो ये विभिन्न देशों के बीच व्यापार के जो नियम हैं उनकी राह आसान करेगा, व्यापार को आसान कराएगा, आसान बना देगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि संयुक्त राष्ट्र जैसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूरे विश्व के लिए अपरिहार्य है? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जरूरी है? अपने उत्तर के पक्ष में 4 कारण लिखने हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न उठता है कि अमेरिका की दादागिरी के सामने संयुक्त राष्ट्र संघ अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाता, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई प्रासंगिकता नहीं है। कई विचारक ऐसे प्रश्न उठाते हैं, तो क्या आपको अपना तर्क देना है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय संगठन है वो विश्व के लिए ज़रूरी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ वो माध्यम है जिसके द्वारा अमेरिका, जो कि एक महाशक्ति है, और बाकी विश्व के देशों को विभिन्न मदद व चर्चा के लिए एकत्रित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संघ ने संघर्ष और आर्थिक विकास के निपटने के लिए देशों को एक साथ लाने का प्रयास किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका के अलावा बाकी देशों की बातचीत करने का मंच प्रदान करता है, जहां अमेरिकी दृष्टिकोण और नीतियों को संशोधित करना संभव है। वैश्वीकरण के इस आधुनिक दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ में कमियों के बावजूद इसका अस्तित्व आवश्यक है। आज विभिन्न समाज और मसलों के बीच तार जुड़ते जा रहे हैं, इसे पारस्परिक निर्भरता का नाम दिया गया है। प्रौद्योगिकी ये सिद्ध कर रही है कि आने वाले समय में विश्व की पारस्परिक निर्भरता बढ़ती जाएगी, और ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र संघ उन तरीकों को खोजने में मदद करेगा जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हितों में होगा। तो यह आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे लगा लें। अपना नेक्स्ट प्रश्न है, समकालीन विश्व में सुरक्षा वाले अध्याय से आतंकवाद सुरक्षा के लिए खतरे की किस श्रेणी में आता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे भी लगा लें। ये गैर परंपरागत श्रेणी में या अपरंपरागत श्रेणी, इसे किसी भी नाम से जाना जा सकता है। आतंकवाद को सुरक्षा के खतरे की किस श्रेणी में रखा जाएगा? अपरंपरागत या गैर परंपरागत श्रेणी में रखा जाएगा। पारस्परिक सुरक्षा की धारणा के अंतर्गत अवरोध का क्या अभिप्राय है? अवरोध से अभिप्राय है युद्ध की आशंका को रोकना, निषेध या रोकना। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पारस्परिक सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? पारस्परिक सुरक्षा में ये स्वीकार किया गया है कि हिंसा का प्रयोग जहाँ तक हो सके कम से कम हो। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। पारस्परिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा में एक अंतर बताना है। किस प्रकार से इसका अंतर है? पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरागत सुरक्षा, या कहें कि परंपरागत और गैर परंपरागत जो सुरक्षा है उसमें अंतर लिखना है। परंपरागत सुरक्षा का दृष्टिकोण संकुचित है, तो गैर परंपरागत या अपरंपरागत सुरक्षा का दृष्टिकोण व्यापक है। दोनों की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि परंपरागत सुरक्षा किस पे बल देता है तो अपरंपरागत सुरक्षा किस पे बल देता है। निशस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं? निशस्त्रीकरण का आशय है हथियारों के निर्माण या उनको हासिल करने पे अंकुश लगाना। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निशस्त्रीकरण, विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो, जागो और तब तक बढ़ते रहो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। तो लगे रहें बच्चे, हिम्मत ना हारें। जिन बच्चों की बहुत अच्छी तैयारी है वो अपना स्कोर बढ़ाने के लिए लग जाएं। जिन बच्चों की अभी तक तैयारी कम हुई है वो नोट्स बनाते जाएं, उनमें अंडरलाइन करते जाएं। परीक्षा में लिखते टाइम भी पॉइंट के नीचे अंडरलाइन करें, बेहतर नंबर मिलेंगे। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन जो संधि हुई उसमें कितने देशों ने हस्ताक्षर किए? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये पुराने पेपरों में आया हुआ है। 181 देशों ने। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? सुरक्षा का बुनियादी अर्थ खतरे से
आज़ादी है। सैन्य कार्रवाई से किन्हें खतरा होता है? सैन्य कार्रवाई से सैनिकों के साथ ही आम नागरिकों को भी खतरा होता है। क्वाटो प्रोटोकॉल क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्वाटो जापान का शहर है। ये कब हुआ? ये संधि 1997 में हुई थी। परंपरागत सुरक्षा के प्रमुख तत्व कौन से हैं? हाँ, क्वाटो प्रोटोकॉल को एक बार स्पष्ट कर लें। क्वाटो प्रोटोकॉल संधि किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। जो वैश्विक तापवृद्धि के नियंत्रण के लिए जो जिम्मेदार जो गैसें हैं, तापवृद्धि के लिए जो जिम्मेदार गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें, उनके उत्सर्जन को कम करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए थे इस संधि में। ये 1997 में हुई थी जापान के शहर क्वाटो में, इसलिए इसका नाम है क्वाटो प्रोटोकॉल। परंपरागत सुरक्षा के प्रमुख तत्व कौन से हैं? परंपरागत सुरक्षा के प्रमुख तत्व हैं राष्ट्रीय सुरक्षा, शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, अवरोध करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। BWC बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन 1972 में, BWC कब हुई थी? 1972 में। साल पूछी जा सकती है। 155 देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। 1972 की ABM एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि किसके बीच हुई? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध के दौरान, ये शीत युद्ध के दौरान हुई थी। सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य अस्त्र नियंत्रण से संबंधित प्रमुख संधियां कौन कौन सी हुई? ABM 1972 में अपन ने अभी पढ़ी। स्टार्ट, ये संधियां किससे नियंत्रण है? नियंत्रण के लिए हुई, अस्त्र नियंत्रण के लिए। NPT 1968 का पूरा नाम क्या है? परमाणु अप्रसार संधि, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफेरेशन ट्रीटी है। दो राष्ट्रों के मध्य विश्वास बहाली की प्रक्रिया क्या है? विश्वास बहाली की प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रतिद्वंदी देश किसी गलतफहमी या गफलत में पड़कर जंग के लिए आमादा न हो जाए, इसलिए विश्वास बहाली होना जरूरी है। सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा, सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा को मानवता की सुरक्षा या विश्व की रक्षा कहा जाता है। मानवता की सुरक्षा का संकीर्ण अर्थ क्या है? व्यक्ति को हिंसक खतरों यानी खून खराबे से बचाना। और मानवता की रक्षा का जब व्यापक अर्थ लेते हैं तो वो क्या है? मानवता को अभाव और भय से मुक्त किया जाए। व्यापक अर्थ और संकीर्ण अर्थ। संकीर्ण अर्थ मात्र हिंसक खतरों से बचा लें, वो संकीर्ण अर्थ है। तो मानव को सिर्फ खतरों से, हिंसक खतरों से नहीं बचाना है, उसमें किसी प्रकार का भय नहीं हो, उसके पास किसी प्रकार का अभाव नहीं हो, ये दोनों होना चाहिए। वैश्विक खतरे से क्या अभिप्राय है? ऐसी समस्या जिनका मुकाबला कोई देश अकेला नहीं कर सकता, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, महामारी, ये सब वैश्विक खतरे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आतंकवाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आतंकवाद से क्या आशय है? आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है, जो जानबूझकर हिंसक तरीकों से निर्दोष नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं, उन्हें भय के दम पर यानी भय दिखाकर अपने राजनीतिक हितों या सरकार से अपनी बातें मनवाने के लिए बाध्य करते। आतंकवाद की घटनाओं से प्रभावित प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र कौन से हैं? मध्य पूर्व यूरोप, लैटिन अमेरिका और दक्षिणी एशिया के देश आतंकवाद की घटनाओं से ज़्यादा प्रभावित हैं। मानव अधिकार को कितनी कोटियों में रखा जा सकता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मानव अधिकार को 3 कोटियों में रखा जा सकता है: राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक अधिकार और उपनिवेशीकृत जनता। उपनिवेशीकृत जनता में किसको शामिल किया है? जातीय और मूलवासी जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके अधिकार शामिल किए गए हैं। 1990 के दशक की प्रमुख हिंसक घटनाएं कौन सी हैं? रवांडा में जनसंहार हुआ, कुवैत पर इराकी हमला हुआ और पूर्वी तिमोर में इंडोनेशिया सेना का रक्तपात हुआ। दुनिया में सबसे ज़्यादा संघर्ष कहाँ होते हैं? अफ्रीका और सहारा मरुस्थल के दक्षिणी हिस्से में ये ज़्यादा संघर्ष होते हैं। 1990 के दशक में ब्रिटेन में कौन सी महामारी फैली? मैड काऊ महामारी फैली गई थी वहाँ। 1994 में रवांडा में कौन सी जनजाति के मध्य संघर्ष हुआ?
तुलसी जनजाति और हेतु जनजाति के बीच अस्त्र नियंत्रण का क्या अर्थ है? अस्त्र नियंत्रण के अंतर्गत हथियारों को विकसित करने और उनको हासिल करने के संबंध में कुछ कायदे कानूनों का पालन करना पड़ता है। पारंपरिक बाह्य सुरक्षा के कोई 2 तत्व लिखने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। पारंपरिक सुरक्षा, जो बाह्य सुरक्षा, किसी देश से बाहर से सुरक्षा लेनी है तब शक्ति संतुलन कर ले या गठबंधन कर ले। मानव सुरक्षा के किन्हीं 2 खतरों के बारे में बताना मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। पर्यावरण ह्रास और युद्ध। क्योटो प्रोटोकॉल संधि कब हुई, ये हमने ऊपर देख ली है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किससे संबंधित है? 1997 में हुई। ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। जो ताप वृद्धि हो रही है ग्रीन हाउस गैसों के कारण, ग्रीन हाउस गैसों को घटाने से संबंधित है। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। सुरक्षा की अवधारणा कितने प्रकार की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। जब सुरक्षा की अवधारणा हमें पता है तो हम आगे की भी कर लेंगे कि परंपरागत सुरक्षा में क्या शामिल है, अपरंपरागत सुरक्षा में क्या शामिल है। तो 2 प्रकार की धारणा है, पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा। आंतरिक सुरक्षा से विस्थापित जन से क्या अभिप्राय है? जो लोग राजनीतिक उत्पीड़न, जातीय हिंसा आदि किसी कारण से अपना घर छोड़कर अपने ही राष्ट्र की सीमा के भीतर रह रहे हों तो उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित जन कहा जाता है। जैसे 1990 के दशक की शुरुआत में हिंसा के कारण कश्मीर घाटी छोड़ने वाले आंतरिक रूप से विस्थापित जन के उदाहरण है। देश के अंदर ही कोई ऐसी जातीय घटनाएं हो जाए, हिंसा हो जाए, तो वहाँ से वो लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगह रहेंगे। देश के अंदर की बात है, तो इसे आंतरिक विस्थापित जन कहेंगे। पारंपरिक, इसका उदाहरण हम जम्मू कश्मीर वाला दे रहे हैं। पारंपरिक सुरक्षा से क्या आशय है? पुरानी जो सुरक्षा है, पारंपरिक सुरक्षा की 2 अवधारणाएं हैं। पारंपरिक सुरक्षा का क्या आशय है? पारंपरिक सुरक्षा में स्वीकार किया जाता है कि हिंसा का प्रयोग जहाँ तक हो सके कम से कम होना चाहिए। युद्ध के लक्ष्य और साधन दोनों का इससे संबंध है। ये न्याय युद्ध की परंपरा का विस्तार, निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण, विश्वास बहाली के उपायों पर आधारित है। आपकी दृष्टि में बुनियादी तौर पर किसी सरकार का युद्ध की स्थिति में कोई सरकार है उसके पास युद्ध की स्थिति में कौन से विकल्प हो सकते हैं? बुनियादी तौर पे 3 विकल्प हो सकते हैं। या तो कोई देश आत्मसमर्पण कर दे, या दूसरे पक्ष की बात को बिना माने युद्ध किए मान ले, युद्ध से होने वाले नाश की संकेत होगी, दूसरा पक्ष सहम हमला करने से रुक जाए, अपनी रक्षा करना, हथियार पराजित कर देना। आपकी दृष्टि में मानवता की सुरक्षा के व्यापक अर्थ में कौन कौन सी सुरक्षा को शामिल करेंगे? मानवता की सुरक्षा कौन सी सुरक्षा होगी? व्यापक सुरक्षा। गैर परंपरागत सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा व्यापक अर्थ में हम युद्ध, आतंकवाद, अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा, भय से मुक्ति आदि को लेंगे। इसमें भारत और सुरक्षा नीति के घटक बताएं। सैन्य क्षमता को मजबूत करना। भारत अपनी सुरक्षा नीति में कौन से घटक को शामिल करे? सैन्य क्षमता को बढ़ा दे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करने में काम करे। शक्ति संतुलन को कैसे बनाया जा सकता है? 2 उपाय लिखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोनों पर्सन, भारत को और ये शक्ति संतुलन दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में विश्वास बहाली के 2 उपाय बताने, ये भी पर्सन मोस्ट है। विश्वास बहाली का उपाय सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में। विश्वास बहाली के उपायों से दोनों देशों के बीच हिंसा को कम किया जा सकता है। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास नहीं होने के कारण छुटमुट घटनाएं होती रहती हैं। विश्वास बहाली से दोनों देशों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। ये इसमें दोनों बिंदु हैं। आपकी दृष्टि में सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा क्या है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा में न केवल सैन्य खतरों को बल्कि इसमें मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले अन्य व्यापक खतरों और आकांक्षाओं को शामिल किया गया है। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के सामने बड़ी सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय देशों के मुकाबले किन 2 मायनों में विशिष्ट थी? एशिया और अफ्रीका नव स्वतंत्र देश
और विकसित देशों दोनों में सुरक्षा की चुनौती बतानी है, अंतर बताना है। इन दोनों को अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमलों की आशंका थी। जो नव स्वतंत्र देश थे, इनको अपने पड़ोसी देशों से सैन्य हमलों की आशंका थी। इन्हें अंदरूनी सैन्य संघर्ष की भी चिंता थी। पारंपरिक सुरक्षा के किन्हीं दो तत्वों का उल्लेख करना है, शक्ति संतुलन द्वारा और गठबंधन द्वारा। पारंपरिक सुरक्षा के दो तत्व है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ऊपर बताया जा चुका है कि शक्ति संतुलन स्थापित करके भी हम परंपरागत सुरक्षा कर सकते हैं, गठबंधन करके भी हम परंपरागत सुरक्षा कर सकते हैं। परंपरागत और अपरंपरागत सुरक्षा में क्या अंतर है? गठबंधनों का निर्माण करना और उनको बनाए रखना, इनमें से किस कोटि में आता है? अभी हमने परंपरागत सुरक्षा में देखा गठबंधन वाला, तो हम कर सकते हैं कि सुरक्षा की परंपरागत धारणा में सिर्फ निश्चित भूखंड तथा उसमें रहने वाले लोगों की जान मान की रक्षा करना, सैन्य हमलों को रोकना, जबकि अपरंपरागत धारणा में समस्त प्राणियों और संपत्ति की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा, मानव अधिकारों की सुरक्षा भी शामिल है। गठबंधन का निर्माण करना सुरक्षा की परंपरागत धारणा से संबंधित वेरी मोस्ट प्रश्न है सुरक्षा, ये वाला प्रश्न, इसको ध्यान से पढ़ लें। शरणार्थी और आप्रवासी में अंतर, ये भी मोस्ट है। शरणार्थी और आप्रवासी। शरणार्थी कौन होते हैं? जो युद्ध या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए या राजनीतिक उत्पीड़न हो जाए, उसके कारण देश छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं, तो वो लोग शरणार्थी शरण लेते हैं कुछ समय के लिए, तो उन्हें शरणार्थी कहते हैं। तथा जो लोग अपनी मर्जी से स्वदेश छोड़ते हैं, उन्हें आप्रवासी कहते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अपना अध्याय 6 है। इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992 में। मोस्ट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन 1992, ये किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 1 नंबर वाले प्रश्नों में पूछा जा सकता है। रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील का एक शहर है, वहाँ पे हुआ 1992 में। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कितने देशों ने भाग लिया? 170 देशों ने। इसे भी ध्यान में रखें। अंटार्कटिका संधि कब हुई? 1959 में। ये मिलान वाले में पूछा जा सकता है, संधियों का मिलान करने में, तो 1959 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब और किस देश में हुआ? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, 1997 में। जापान का एक शहर है क्योटो, उसमें हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल पे भारत ने हस्ताक्षर कब किए? ये भी मोस्ट है, 2002 में। वायुमंडल में किस गैस की मात्रा लगातार कम हो रही है? ओजोन गैस की। स्थलीय हिम का 90% हिस्सा और धरती पर मौजूद स्वच्छ जल का 90% हिस्सा कहाँ मौजूद है? अंटार्कटिका में। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण विकास सम्मेलन कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। ये पृथ्वी सम्मेलन ही है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील देश के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास सम्मेलन। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन का संबंध किससे है? पर्यावरण और विकास से। लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक किससे संबंधित है? रोम क्लब से, क्लब ऑफ रोम से। आर्थिक विकास के पर्यावरणीय नुकसान की चिंता ने किस दशक में जोर पकड़ा? ये भी मोस्ट है, खालिस्तान में भी पूछा जा सकता है, वैसे भी पूछा जा सकता है। आर्थिक विकास के मुद्दे में पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, ये चिंता कब उभरी? 1960 के दशक में। लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक कब प्रकाशित हुई? 1972 में। ये विकास से संबंधित पुस्तक है। UNEP की फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी है जो पर्यावरण के लिए काम करती है। भारत में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का अनुमोदन किया 2002 में, ये साल याद रखें। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ? 1972 में। साझी संपदा किसे कहते हैं? जिस संपदा पर पूरे विश्व समुदाय का अधिकार हो। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। साझी संपदा, पूरे विश्व समुदाय का अधिकार। साझी संपदा के उदाहरण क्या हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोनों ही। साझी संपदा में वायुमंडल, साझी संपदा में वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र और अंतरिक्ष,
इन सबको शामिल करते हैं साझी संपदा में। तो साझी संपदा किसे कहते हैं? साझी संपदा के उदाहरण कौन से हैं? ये किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो साझी संपदा के उदाहरण हैं वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्र और अंतरिक्ष। समुद्र और अंतरिक्ष। विश्व के निर्जन क्षेत्र का कितने प्रतिशत हिस्सा अंटार्कटिका द्वीप के अंतर्गत आता है? 26%। पर्यावरण संरक्षण की कोई 2 उपाय, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन से 2 उपाय हो सकते हैं पर्यावरण संरक्षण के? निरंतर बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण लगाएं, वनों की कटाई पर कठोर प्रतिबंध लगा दें, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी माना जाता है ग्रीन हाउस गैसों को। बाली सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 2007 में इंडोनेशिया के बाली शहर में। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? पृथ्वी के तापमान में निरंतर हो रही वृद्धि। तापमान का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग है, वैश्विक तापमान का बढ़ना। विश्व राजनीति में पर्यावरण चिंता की कोई 2 कारण लिखने हैं। पर्यावरण चिंता का विषय क्यों बना हुआ, क्या कारण है? वायुमंडल की ओजोन परत में छेद हो जाना, वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाना, ये 2 कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग का दुष्प्रभाव क्या है? तापमान में वृद्धि हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिससे समुद्री जल स्तर बढ़ रहा है और तटीय क्षेत्रों पर जलमग्न होने का खतरा मंडरा रहा है। 2009 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? कोपेनहेगन में। प्राकृतिक संसाधन से क्या आशय है? प्रकृति प्रदत्त वे वस्तुएं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी और आवश्यक होती। सतत विकास का अर्थ है निरंतर जारी रहने वाला विकास। प्रवासन से क्या तात्पर्य है? किसी क्षेत्र के मूल निवासियों द्वारा अपने मूल स्थान को छोड़कर अन्य जगह पे चले जाना है, बस जाना प्रवासन है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये साल भी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि मिलान वाले में आ सकता है, वैसे भी पूछा जा सकता है। अराल के आसपास हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। अराल के आसपास पानी विषाक्त हो गया था, जहरीला पानी हो गया था, जिससे वहाँ जो मछलियाँ थी वो मर गई थी। तो मछली उद्योग पूरी तरह नष्ट हो गया था। पानी में नमक की सांद्रता ज़्यादा बढ़ने से पैदावार कम हो रही थी, तो इसलिए वहाँ के लोगों को वहाँ अपना घर बार छोड़ना पड़ा। रियो सम्मेलन में किन के संबंध में नियमाचार निर्धारित हुए? ये भी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रियो सम्मेलन में किस संबंध में नियम बनाए गए? नियमाचार यानी नियम बनाए गए। रियो सम्मेलन में किन के संबंध में नियमाचार किए गए? जलवायु परिवर्तन पर, जैव विविधता पर और वानिकी पर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में मूलवासी के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? अनुसूचित जनजाति और आदिवासी। ध्यान रखें इसका भी। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर होने वाले प्रमुख समझौते, ये संधियां आपको याद होनी चाहिए। अंटार्कटिका संधि मिलान में आ सकता है, वैसे ही पूछी जा सकती है। 1959 में। मॉन्ट्रियल नयाचार प्रोटोकॉल 1987 में ये ऊपर आ चुकी है। अंटार्कटिका पर्यावरण नयाचार 1991 में। क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं में किन देशों को छूट प्रदान की गई? भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को। विश्व का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब। रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। रियो सम्मेलन के परिणाम। इस सम्मेलन में निश्चित किया गया कि पर्यावरण के संरक्षण की समस्या बड़ी गंभीर है और विश्वव्यापी है तथा इसका निदान तुरंत करना आवश्यक है। इसमें ये दृष्टिकोण स्वीकार किया गया कि पर्यावरण सुरक्षा करने की जिम्मेदारी सभी देशों की साझी है। साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेवारी। साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेवारी कॉन्सेप्ट है वो इसी में प्रतिपादित किया गया था रियो सम्मेलन में 1992 में। साझी संपदा से क्या अभिप्राय है? आप इसमें किन क्षेत्रों को सम्मिलित करेंगे? ये ऊपर आ चुका है, मैंने बता दिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कुछ क्षेत्र एक देश के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, जैसे पृथ्वी का वायुमंडल। ये आपके मिलान उसमें ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। चार ऑप्शन देंगे, 3 ऑप्शन अलग होंगे, 1 ऑप्शन अलग दे देंगे। कौन सा शामिल नहीं है साझी संपदा में, कौन सा शामिल नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। साझी संपदा में जैसे पृथ्वी का वायुमंडल, हमारे चारों ओर वायुमंडल है, उस पर किसी एक का अधिकार नहीं है। अंटार्कटिका भी ऐसी जगह है,
समुद्री सतह भी ऐसी जगह है जिस पे किसी एक का अधिकार नहीं है, तथा बाहरी अंतरिक्ष भी किसी एक का कंट्रोल में नहीं है। इन सबका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा साझे तौर पर यानी सबको मिलजुल के ही करना है। इसी को विश्व की साझी विरासत या साझी संपदा कहा जाता है। ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पे क्या प्रभाव पड़ता है? धरती की जो ऊपरी वायुमंडल है उसमें ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इससे ओजोन में छेद होना कहते हैं इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्यों के स्वास्थ्य पर एक वास्तविक खतरा मंडरा रहा है। इसके कारण विश्व तापमान में वृद्धि हो रही है और जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। पर्यावरण आंदोलन को परिभाषित कीजिए। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पर्यावरण की हानि की चुनौतियों के मद्देनजर विश्व में विभिन्न भागों में पर्यावरण के प्रति सचेत कार्यकर्ताओं की सक्रियता ने तथा सामाजिक चेतना के दायरे में ही राजनीतिक कार्यवाही की नई सोच ने एक आंदोलन का रूप ले लिया। इसी को पर्यावरण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के नियमाचार को स्वीकार करने वाले देश किन दो बातों से सहमत थे? साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी का क्या अर्थ है? ये भी प्रश्न मोस्ट है। तो इसमें अलग अलग दो बातों से सहमत हुए तो ये क्या है? ऐतिहासिक रूप से या और मौजूदा समय से भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में सबसे ज़्यादा हिस्सा विकसित देशों का है और विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अपेक्षा करते कम है। इसीलिए साझी लेकिन अलग अलग जिम्मेदारी तय की गई थी। ये कॉन्सेप्ट 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में उभर कर आया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। विश्व की साझी विरासत की सुरक्षा के दो उपाय बताइए। विश्व की साझी विरासत की सुरक्षा के दो उपाय बताने हैं। सीमित प्रयोग और जागरूकता पैदा करना। विश्व की साझी विरासत का सीमित प्रयोग करना चाहिए। विश्व की साझी विरासत के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा होनी चाहिए। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी के संदर्भ में रियो घोषणा में क्या क्या कहा गया? अंडरलाइन करें इसको, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। धरती के पारिस्थितिकी तंत्र की अखंडता और गुणवत्ता बहाली, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए विभिन्न देश विश्व बंधुत्व की भावना से आपस में सहयोग करेंगे। यानी पर्यावरण को बचाने की जिम्मेदारी सबकी होगी, लेकिन पर्यावरण के विश्वव्यापी अपक्षय में विभिन्न राज्यों का योगदान अलग अलग है। इसे देखते हुए विभिन्न राज्यों की साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारी निर्धारित होगी। विकसित देशों के समाजों का वैश्विक पर्यावरण पर दबाव ज़्यादा है और इन देशों के पास विपुल प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय संसाधन हैं। तो इसे देखते हुए टिकाऊ विकास के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास में विकसित देश अपनी खास हिस्सेदारी स्वीकार करें। प्रश्न यहाँ से देख ले, ये थोड़ा कठिन भाषा में है। अपने पास बुक का सहारा ले ले, उसमें सरल भाषा में दिया हुआ है। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कारणों को स्पष्ट कीजिए। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के दो प्रमुख कारण हैं। विश्व की कृषि योग्य भूमि में उर्वरता की कमी हो रही है, चारागाह का खत्म होना, मत्स्य भंडारों का कम होना तथा जलाशयों में प्रदूषण बढ़ने से खाद्य जो संकट है, उत्पादन में कमी आ रही है। प्रदूषित पेयजल से 30 लाख से भी अधिक बच्चे प्रतिवर्ष मौत के शिकार हो रहे हैं। वनों की अंधाधुंध कटाई से जैव विविधता में कमी आ रही है। वायुमंडल में ओजोन गैस की परत होने के से पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है। ये वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के प्रमुख कारण हैं। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। वैश्विक पर्यावरण में चिंता का विषय है, तो इसके कारण कौन से हैं? पर्यावरण के संदर्भ में हम मूलवासियों के अधिकारों की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं? मूलवासी जो पीढ़ियों से रह रहे हैं उनको मूलवासी कहते हैं। मूलवासियों के जो जल, जंगल और जमीन के लिए बचाने के लिए काम करते हैं। मूलवासियों के प्राकृतिक आवास जो वन को कुल भूमि क्षेत्र का 33.3% बढ़ा दिया जाना चाहिए। आदिवासियों को उनकी परंपरा में परिवर्तन किए बिना मूल रूप से राजनीतिक संरक्षण दिया जाना चाहिए। आदिवासियों की संगति करके विश्व स्तर पर एक संघ बनाया जाना चाहिए। संगठित करके आदिवासियों या मूलवासियों को संगठित करके
विश्व स्तर पर एक संघ बनाया जाना चाहिए। मूलवासियों को शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी मार्गदर्शन देकर मुख्य धारा से जोड़ने की उनमें स्वतः इच्छा जागृत करनी चाहिए। यह अपनी एक किताब विश्व राजनीति वाली के मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हमने कर लिए हैं। अब राष्ट्र निर्माण की चुनौती वाला पाठ, अब जो दूसरी किताब है भारत की राजनीति, उसके हम महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। उठो, जागो और तब तक बढ़ते रहो जब तक कि लक्ष्य को प्राप्त न कर लें। विवेकानंद जी के कोट को याद रखें, लगे रहें। पाकिस्तान का स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को, भारत से एक दिन पहले वाला। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। 14 और 15 अगस्त के मध्य रात्रि को प्रधानमंत्री नेहरू ने संविधान सभा के सामने या विशेष सत्र में एक भाषण दिया था। उसे किस नाम से जाना जाता है? भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हिंसा और विस्थापन की त्रासदी का वर्ष किसे कहा जाता है? 1947 को। 15 अगस्त 1947 को नेहरू जी ने भारत की जनता को किस स्थान से संबोधित किया था? लाल किला से, जो नई दिल्ली में है। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। स्वतंत्र भारत के समक्ष दो प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी? लोकतंत्र की स्थापना करना और समाज में गरीबी से वंचित तबके का विकास करना। यानी लोकतंत्र का विकास करना या लोकतंत्र की स्थापना करना, दूसरा आर्थिक विकास करना। कायदे आजम पाकिस्तान का राष्ट्रपति किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। 1947 की त्रासदी को अपनी रचनाओं के माध्यम से किसने प्रस्तुत किया था? दो रचनाकार कौन है वो? फैज और अमृता प्रीतम। इन्होंने 1947 की भारत विभाजन की त्रासदी को अपनी दो पुस्तकों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। फैज और अमृता प्रीतम। भारत विभाजन का आधार क्या था? धर्म के आधार पर भारत का विभाजन हुआ था। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी। द्विराष्ट्र सिद्धांत का नारा किसने दिया? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग एक पार्टी थी जो 1906 में बनी थी। भारत विभाजन की योजना, द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में पूछा जा सकता है। ये किस पार्टी ने दी और किस इंसान ने दी यह अवधारणा? और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। भारत विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? माउंटबेटन योजना। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। 1951 में भारतीय आबादी का कुल कितना प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या थी? 12%। विभाजन पे बनी किन्हीं दो फिल्मों के नाम लिखने हैं, गर्म हवा और पिंजर। विभाजन से सबसे अधिक प्रभावित दो राज्यों का नाम लिखना है, पंजाब और पश्चिमी बंगाल। सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम बार उपवास कब और कहाँ रखा था? जनवरी 1948 को कोलकाता में। महात्मा गांधी की हत्या कब और किसने की? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी देशी रियासतें थी? 565। अंग्रेजों की भारत के प्रति क्या नीति थी? फूट डालो, राज करो। ये रियासतें आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, कोई 62 कर देता है, कोई 65 कर देता है। तो 565 रियासतें थी, जिनमें से 562 एक साथ भारत में शामिल हो गई थी। 3 रियासतें ऐसी थी जो समस्या पैदा कर रही थी, जिनमें हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर थी। लेकिन अंत समय तक इनको भी शामिल कर लिया गया था। तो कुल भारत में कितनी देशी रियासतें? 565। अंग्रेजों की भारत के प्रति क्या नीति थी? फूट डालो, राज करो। सबसे पहले किस राज्य ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की? त्रावणकोर के राजा ने। संविधान सभा में शामिल होने से किस रियासत के नवाब ने मना किया था? भोपाल के नवाब ने।
देशी रियासतों के एकीकरण के लिए किसने विशेष प्रयास किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो भारत के लौह पुरुष कहलाते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। रजवाड़ों के शासक भारतीय संघ में शामिल होने के लिए एक सहमति पत्र पे हस्ताक्षर करते थे, उसे क्या कहा जाता था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। ऐसी 4 रियासतों के नाम लिखो जिनका एकीकरण भारतीय संघ में कठिनाई से हुआ। जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। हैदराबाद के निजाम के खिलाफ किस स्थान के किसानों ने आंदोलन किया? तेलंगाना के किसानों ने। हैदराबाद रियासत के शासक को क्या कहा जाता था? निजाम। हैदराबाद का निजाम आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ अर्धसैनिक बलों का प्रयोग करता था। उस अर्धसैनिक बल का क्या नाम था? रजाकार। हैदराबाद का विलय भारत में किस प्रकार से किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। किस विधि से किया गया? सैनिक कार्यवाही से किया गया। पोलो नाम की एक सैनिक कार्यवाही की। मणिपुर के किस शासक ने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए? महाराजा बोध चंद्र सिंह ने। भारत का कौन सा प्रांत जहां सर्वप्रथम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सिद्धांत को अपनाया गया? मणिपुर में। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की थी? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। भाषा के आधार पर किस प्रांत को सर्वप्रथम विरोध प्रदर्शन हुए? मद्रास प्रांत में। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य भी आंध्र प्रदेश है, जो मद्रास प्रांत को विभाजित करके बनाया गया था। आंध्र प्रदेश में अलग राज्य की मांग करते हुए किस नेता की मृत्यु हो गई थी? पोट्टल्लू श्रीरामल्लू। ये तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण करवाना चाहते थे। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण हुआ? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री ने कब घोषणा की? दिसंबर 1952 में। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? 1953 में। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य बनाया गया? तेलंगाना। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। वर्तमान में कितने राज्य हैं? राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। कितने राज्य हैं? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये मोस्ट पर्सन है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। नया राज्य कौन सा है? तेलंगाना। 2000 में कौन से 3 राज्य बने? ये भी आपको याद होना चाहिए। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। और ये किन राज्यों से अलग हुए? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, झारखंड बिहार से अलग करके बनाया गया था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश कब राज्य बने? 1987 में। 1972 में असम से कौन से राज्य बनाए गए? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में। नागालैंड राज्य कब बना? 1963 में। 1966 में पंजाब से कौन कौन से राज्य बनाए गए? पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो ये राज्य निर्माण की प्रक्रिया में राज्य कब बने, ये सब आपको याद होने चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? 1953 में। 55 में राज्य पुनर्गठन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 56 में इसको पारित किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। स्वतंत्रता के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को समझाते हुए राज्यों का पुनर्गठन समझाएं। इस सिफारिशों की आलोचनात्मक वर्णन करें। वेरी मोस्ट पर्सन है राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशें और इसका गठन। तो राज्य पुनर्गठन भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने पर केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। जैसा कि हमें पता है, श्री रामल्लू की मौत हो जाती है, उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश दी, वो प्रमुख थी कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1956 में
राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, जिसके आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसकी आलोचना कैसे करें? ये एक लोकतांत्रिक कदम, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना एक लोकतांत्रिक कदम के रूप में देखा गया। सीमांकन का स्वरूप का आधार, भाषा के आधार पर राज्यों गठन से राज्यों को एक समरूप आधार मिला, एकता को बल मिला। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से देश में एकता मजबूत हुई, एकता और अखंडता बनी रही, भिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। भाषावार राज्यों के पुनर्गठन से भिन्नता के सिद्धांत को स्वीकृति मिली। स्वतंत्र भारत के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन सी थी? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्वतंत्र भारत के समक्ष चुनौतियां, राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। 3 महत्वपूर्ण चुनौती: राष्ट्र निर्माण की चुनौती, आर्थिक विकास की चुनौती, लोकतंत्र को बनाए रखने की चुनौती। राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण चुनौती थी कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण प्रमुख चुनौती। यहाँ विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृतियों के लोग रहते हैं, तो इसमें एकता कायम करना एक प्रमुख चुनौती थी, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र और उपक्षेत्र की पहचान को बनाए रखते हुए देश की एकता और अखंडता को कायम रखना, हमारे देशी राज्यों को भारतीय संघ में विलय करने के लिए राजी करना एक गंभीर संकट था। उस समय 565 रियासतें थी, उनको एक करना सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से वो एकीकरण संभव हो सका। लोकतंत्र को बनाए रखना, देश के सामने दूसरी प्रमुख समस्या देश में लोकतंत्र को कायम करने की थी। स्वतंत्रता के बाद भारत ने संसदीय प्रतिनिधि प्रणाली को अपनाया, लेकिन भारतीय जनता ज़्यादातर अशिक्षित थी और वहाँ लोकतांत्रिक व्यवहार जो संविधान पर आधारित हो बनाए रखना एक गंभीर चुनौती खड़ी हो गई थी। एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें सबसे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति तक न्याय मिले, ये भी एक बड़ी चुनौती थी। आर्थिक विकास हेतु रूपरेखा तैयार करना कि देश का विकास कैसे किया जाए, इसके लिए किस साम्यवादी मॉडल को अपनाएं कि पूंजीवादी मॉडल को अपनाएं, ये बड़ी चुनौती थी। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने आने वाली तीसरी प्रमुख चुनौती आर्थिक थी। भारत के आर्थिक विकास के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार करना, अतः देश के सामने संविधान में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार गरीबी को खत्म करने के लिए योजना बनानी थी। स्वतंत्रता के बाद भारत के एकीकरण को समझाइए। भारत किस प्रकार से एक हुआ, ये भी ध्यान में रखें आप, प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष एकीकरण प्रमुख समस्या थी, जिसे निम्नलिखित प्रकार से समझा जा सकता है: विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। भारत विभाजित हो गया था, विस्थापन हुआ, कुछ लोग इधर आए, कुछ पाकिस्तान में गए। स्वतंत्रता के बाद दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों को अपने घरों को छोड़कर स्थानांतरण के लिए मजबूर होना पड़ा था, तो ये स्थानांतरण बहुत दुखद था। इन सभी लोगों के रहने और जीविका व्यापन की व्यवस्था करना भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती था। संविधान में सभी लोगों के लिए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करके इस चुनौती से निपटने का प्रयास किया गया था। रजवाड़ों का विलय, इस समस्या का निराकरण कैसे किया गया? धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करके इस चुनौती से निपट लिया गया, विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास की समस्या से। रजवाड़ों का विलय, स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 565 रियासतें थी, जिनमें से बहुत सी रियासतें या तो अपने आप को स्वतंत्र रखना चाहती थी या पाकिस्तान में मिलने की इच्छा रख रही थी। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की सूझबूझ से 15 अगस्त 1947 से पहले लगभग सभी रियासतें, इसमें जिनकी सीमा भारत से लगती थी, उनका विलय भारत में हो चुका था। हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर और मणिपुर की रियासतों के विलय के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को विशेष प्रयास करने पड़े। राज्यों का पुनर्गठन, ये रियासतों के नाम याद रखें। राज्यों का पुनर्गठन, स्वतंत्रता के बाद भारत के बहुत से राज्यों में भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाओं के निर्धारण की मांग उठने लगी। इसके समाधान के लिए 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। 1956 में इसकी सिफारिशों के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इससे देश में एकता और लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास दृढ़ हुआ। इस प्रकार भारत का एकीकरण हुआ। भारत विभाजन में आने वाली कठिनाइयों की विवेचना कीजिए। भारत जब विभाजित हुआ, देश जब स्वतंत्र हुआ, तो कौन सी कठिनाई सामने आई? मुस्लिम बहुल इलाकों का निर्धारण करना, विभाजन के समय आने वाली कठिनाई
कि किस आधार पर करें। स्वतंत्रता के समय 2 क्षेत्र, एक पूर्व में और दूसरा पश्चिम में था, जहां मुस्लिम आबादी थी। जो वर्तमान में बांग्लादेश है, एक वो क्षेत्र, एक आज पाकिस्तान है वो क्षेत्र। ये दोनों ही मुस्लिम बहुल आबादी वाले क्षेत्र थे, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे पूर्वी और पश्चिमी मुस्लिम बहुल संख्या वाले क्षेत्र को जोड़कर एक किया जा सके। प्रत्येक मुस्लिम बहुल क्षेत्र का पाकिस्तान में जाने के लिए राजी न हो पाना, मुस्लिम बहुल हर क्षेत्र पाकिस्तान में मिलना चाहता हो, ऐसा भी नहीं था। विशेष रूप से पश्चिमी सीमा प्रांत, जिसके नेता खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, खान अब्दुल गफ्फार खान किस सिद्धांत के विरोधी थे। यह पूछा जा सकता है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, द्विराष्ट्र के सिद्धांत के विरोधी नेता कौन थे। पंजाब और बंगाल के बंटवारे की समस्या प्रमुख थी। तीसरी कठिनाई ये भी थी कि बंगाल और पंजाब में अनेक हिस्से में गैर मुसलमान आबादी थी, तो इन प्रांतों का बंटवारा किस आधार पर किया जाए, ये भी एक बड़ी समस्या थी। अल्पसंख्यकों की समस्या, सीमा के दोनों तरफ अल्पसंख्यक थे। ये लोग परेशानी से गुजर रहे थे। जैसे ही देश का विभाजन हुआ, वैसे ही दोनों तरफ के अल्पसंख्यकों पर हमले होने प्रारंभ हो गए। आबादी अनियोजित रूप से स्थानांतरित हुई, बहुत से लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा। इस प्रकार विभाजन सिर्फ संपदा, देनदारी और संपत्ति का ही बंटवारा नहीं था, बल्कि दोनों समुदाय हिंसा का शिकार हुई थी। भारत के एकीकरण में सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान पर प्रकाश डालिए। सरदार भाई पटेल के योगदान पर प्रकाश डालना है। देशी रियासतों के विलय की समस्या और सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान। स्वतंत्रता से तुरंत पहले ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि भारत और ब्रिटिश प्रभुत्व की समाप्ति के साथ ही देशी रियासतें या देशी राज्य स्वतंत्र हो जाएंगे। ये देशी राज्य अपनी मर्जी से चाहे तो भारत में रह सकते हैं और चाहे तो पाकिस्तान जा सकते हैं और चाहे तो स्वतंत्र अस्तित्व भी रख सकते हैं। ये फैसला लेने का अधिकार राजाओं को दिया गया। ये एक गंभीर समस्या थी। इससे अखंड भारत के अस्तित्व पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ से हल किया। और स्वतंत्रता के समय भारत में 565 रियासतें थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने समस्या का निम्नलिखित 3 चरणों में समाधान किया। एकीकरण का दौर। प्रथम चरण, स्वतंत्रता के समय तक अधिकांश भारतीय राजाओं ने भारतीय संघ में स्वेच्छा से अपने विलय पर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। दूसरा चरण था अधिमिलन, जिसमें मणिपुर ने कर दिया। जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर जैसी रियासतों ने स्वेच्छा से भारत में शामिल होना स्वीकार नहीं किया था, परंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ और रणनीति कौशल से भारत में मिलाया। हैदराबाद को सैनिक कार्रवाई द्वारा मिलाया, जिसे पोलो नाम दिया। कश्मीर के राजा हरीश सिंह के समय पाक ने आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से आक्रमण हुआ, जिसे भारत ने सैनिक सहायता दी और राजा ने भारत में विलय होने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो जम्मू कश्मीर विलय पत्र द्वारा शामिल हुई। अब बची जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया। अपना दूसरा जो पार्ट है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। अब हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। 1952 के आम चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदाता साक्षर थे? 15%। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। भारत में दलितों का मसीहा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1950 को। स्वतंत्र पार्टी का गठन किसने किया? श्री राजगोपालाचारी ने। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? ये भी मोस्ट है। भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए? 26 जनवरी 1950 को। भारत में पहले आम चुनाव कौन से के समय चुनाव आयुक्त कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुकुमार सेन। वर्तमान में सुनील अरोड़ा जी हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, ये भी मोस्ट है, अब्दुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। स्वतंत्र भारत का आम चुनाव 1952 में। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। 1959 में कांग्रेस सरकार ने
किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया? 356 के तहत। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में, वही आचार्य नरेंद्र देव वाली। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के पहले संचार मंत्री कौन थे? रफ़ी अहमद किदवई। उस समय की जो भी जितनी भी पार्टियां हैं उनके संस्थापक, उनके वर्ष आदि आपको ध्यान में रखने हैं, उनके जो सिद्धांत हैं वो भी ध्यान में रखने हैं। समग्र मानववाद सिद्धांत के प्रणेता दीनदयाल उपाध्याय। भारत में एक दलीय प्रभुत्व के दौर में सबसे अधिक प्रभावशाली दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को सत्ता मिली? जनता पार्टी को, जो पहली केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जनता पार्टी के नेतृत्व में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार 1977 में किस पार्टी के नेतृत्व में बनी? जनता पार्टी। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 489 सीटों में से 364 सीट कांग्रेस को मिल गई थी। टोटल सीट कितनी थी ये पूछा जा सकता है, या ये पूछा जा सकता है कांग्रेस को कितनी सीट मिली? 364 सीट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में मुंबई में। भारत में समाजवादी दल का गठन कब हुआ? 1934 में। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई? 1951 में। ये भी मोस्ट है। भारत निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। दोनों इम्पोर्टेंट पर्सन हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की थी, जो आगे चलकर बीजेपी की मूल जड़ मानी जाती है। यानी बीजेपी वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी है वो इसी से निकली है, जनसंघ से। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन 1950 में। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत में तीसरे आम चुनाव कब हुए? पहले आम चुनाव 1952 में हुए। जब ये याद होगा तो अपने आप 5-5 साल जोड़ लेंगे हम। तीसरे आम चुनाव 1967 में। संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1957 में केरल में किस पार्टी की सरकार बनी? कम्युनिस्ट पार्टी की। ये पहला अवसर था जब किसी राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। प्रथम आम चुनाव में कितने राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल थे? 14 राष्ट्रीय दल थे और 52 राज्य स्तरीय दल थे। ये संख्या याद होनी चाहिए आपको। भारत ने किस चुनाव प्रणाली को अपनाया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जनसंघ ने किस विचार पे बल दिया? एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र। इसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद शब्द से समझ सकते हैं। जनसंघी पार्टी के प्रमुख नेताओं के नाम? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय। रूस की बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर 1917। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था को अपनाया? बहुदलीय व्यवस्था को। किस नेता के आने से कांग्रेस पार्टी ने एक आंदोलन का रूप ले लिया? महात्मा गांधी के। प्रथम आम चुनाव के समय आलोचक ऐसा क्यों मानते थे कि भारत में सफलतापूर्वक प्रथम आम चुनाव नहीं करवाए जा सकते? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। भारत में चुनाव सफलतापूर्वक नहीं करवाए जा सकते, इसके पक्ष में आलोचकों का मानना था कि भारत क्षेत्रफल में बड़ा है, जनसंख्या भी बहुत है। शुरू से ही भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपना लिया और इतने बड़े निर्वाचक मंडल के लिए व्यवस्था करना बहुत कठिन काम है। भारत के अधिकांश मतदाता अशिक्षित थे, वे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, इस बात का भी संदेह था। ये दोनों कारण थे कि आलोचक ये मान रहे थे कि सफलतापूर्वक आम चुनाव करवाने मुश्किल है। भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियों को समझाइए। भारत में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौतियाँ निम्न कारणों से थी। विभिन्न धार्मिक राजनीतिक समूह में एकता स्थापित करना। भारतीय राजनेताओं के सामने विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक समूह में पारस्परिक एकता की भावना को विकसित करने की चुनौती थी। निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था करना। भारत के विस्तृत आकार को देखते हुए, एक बड़ी जनसंख्या को देखते हुए निष्पक्ष चुनावों की व्यवस्था करवाना एक गंभीर चुनौती थी। चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन करना और मतदाता सूची बनाना आवश्यक था। कुल मतदाताओं में केवल 15% ही साक्षर थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यक्रमों का संक्षिप्त वर्णन करना है। स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था। उस समय कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं अपितु एक राष्ट्रीय
आंदोलन था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसके आदर्श थे संसदीय लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस 30 वर्षों तक सत्तारूढ़ रही। इन 30 वर्षों में कांग्रेस ने अस्पृश्यता उन्मूलन, दलितों का उत्थान, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे बल दिया और सार्वजनिक उद्यम की स्थापना करने के कार्यक्रम अपनाए। भारत में लंबे समय तक कांग्रेस दलीय प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी कारणों को बताइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एक दलीय प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी कारण कौन से थे? इसके 3 प्रमुख कारण भारत में लंबे समय तक कांग्रेस दलीय प्रभुत्व के लिए उत्तरदायी कारण बताने हैं। प्रथम 3 चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेसी नेताओं का जनता में लोकप्रिय होना। ये वही नेता थे जो स्वतंत्रता के समय आंदोलन लड़ रहे थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का करिश्माई व्यक्तित्व होना, ये 2 प्रमुख कारण थे। भारतीय दलीय व्यवस्था की विशेषता बतानी है, का ध्यान रखें। भारत में दलीय व्यवस्था है, बहुदलीय व्यवस्था एवं राजनीतिक दल विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय दलीय व्यवस्था भारत में दलीय व्यवस्था है, एक राजनीतिक दल विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारतीय दलीय व्यवस्था में राष्ट्रीय दलों के साथ साथ क्षेत्रीय दलों का भी अस्तित्व है। एक दलीय व्यवस्था क्या होती है? जब देश में बहुत से दलों के होते हुए भी किसी एक दल का वर्चस्व हो तो उसे एक दलीय व्यवस्था कहते हैं। निर्दलियों की बढ़ती संख्या एक चुनौती है, स्पष्ट कीजिए। चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को जब बहुमत नहीं मिलता तो निर्दलियों की भूमिका बढ़ जाती है। ये निर्दलीय उम्मीदवार देश हित से स्वयं के कायदे के लिए ज़्यादा सोचते हैं। ये भारतीय दलीय व्यवस्था के हित में नहीं है। निर्दलियों की जो बढ़ती संख्या है वो एक चुनौती के बारे में पूछा है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व राजनीतिक दलों पर टिप्पणी लिखनी है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्वतंत्रता से पूर्व कौन से राजनीतिक दल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो थी जो 1885 में बनी। इस समय की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत के प्रत्येक क्षेत्र और सभी विचारधाराओं के लोग जुड़े हुए थे। ये संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मुस्लिम लीग थी एक पार्टी जो कांग्रेस के अपोजिट काम कर रही थी। 1906 में मुस्लिम हितों की रक्षा के लिए अलग से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। भारतीय साम्यवादी दल 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना एम एन रॉय ने की। भारतीय समाजवादी पार्टी 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया ने भारतीय समाजवादी पार्टी की स्थापना की। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप क्या जानते हैं? पूरा नाम बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर। ये दलितों को न्याय दिलाने के लिए वे संघर्ष के प्रमुख नेता थे। अंबेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल के सदस्य रहे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। इसीलिए इन्हें भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। 1951 में मंत्रिमंडल से हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। भारतीय क्षेत्रीय दलों की प्रकृति पर टिप्पणी लिखनी है। भारत के दलों की प्रकृति पर टिप्पणी लिखनी है। हमारे राजनीति विज्ञान में 12% अभ्यासद वाले ऑब्जेक्टिव पर्सन होंगे, 6% रिक्त स्थान वाले होंगे। इस प्रकार टोटल 18% वस्तुनिष्ठ होंगे। अति लघुत्तरात्मक पर्सन 12 होंगे जो 1-1 नंबर वाले होंगे। इस प्रकार से टोटल 30% हमारे 1-1 नंबर के आने वाले हैं जो बड़ा ही स्कोरिंग करेंगे। लघुत्तरात्मक पर्सन 13 होंगे। दीर्घ उत्तरीय पर्सन 4 होंगे जिनका थोड़ा बड़ा उत्तर देना होगा। निबंधात्मक पर्सन 3 होंगे। निबंधात्मक पर्सन का सबको पता है, बड़े उत्तर ही देने होते हैं। भारतीय क्षेत्रीय दलों की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। क्षेत्रीय दल जो क्षेत्र विशेष में चुनाव लड़ते हैं, जो धर्म, क्षेत्र या समुदाय पर आधारित क्षेत्रीय दल। भारत में कुछ क्षेत्रीय दल या तो किसी जाति के आधारित होते हैं या धर्म, क्षेत्र या क्षेत्र के आधार पर बने होते हैं।
राष्ट्रीय दलों से निकले क्षेत्रीय दल कुछ क्षेत्रीय दल वे हैं जो किसी समस्या विशेष के नेतृत्व को लेकर राष्ट्रीय दल विशेषकर कांग्रेस से अलग हुए, जैसे केरल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाली, तमिल कांग्रेस आदि। विचारधारा पर आधारित क्षेत्रीय दल, भारत में कुछ राजनीतिक दल विचारधारा पर आधारित हैं, जैसे फॉरवर्ड ब्लॉक, किसान मजदूर पार्टी, ये विचारधारा के आधार पर बने हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पहले से लेकर तीसरे आम चुनाव तक भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में किस प्रकार मदद की? कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पहले से लेकर तीसरे आम चुनाव तक कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा, तो ये लोकतंत्र स्थापित करने में किस प्रकार मददगार रही? जब पहला आम चुनाव हुआ उस समय भारत एक गरीब और अनपढ़ देश था। ये चुनाव भारत के लिए एक प्रकार की अग्नि परीक्षा थी। उस समय एक लोकतंत्र केवल समृद्ध देशों में मौजूद था। उस समय तक विश्व के कई देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। इस समय भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया, जो एक साहसिक और जोखिम भरा कदम था। 1992 में भारत का पहला आम चुनाव पूरी दुनिया के लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। ये तर्क संभव नहीं था कि गरीब और शिक्षा की कमी की स्थितियों में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं कराए जा सकते, क्योंकि उस समय तर्क दिया जा रहा था कि भारत एक गरीब भी है और अशिक्षित देश भी है, तो यहाँ लोकतंत्र संभव नहीं होगा। अगले 2 चुनाव में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया, तो भारत ने साबित कर दिया कि लोकतंत्र संभव है। मतदान के 2 तरीकों का वर्णन कीजिए। मतदान किन तरीकों के आधार पर किया जा सकता है, उन तरीकों को बताना। मतपत्र के आधार पर मतदान, मतपत्र पर हर उम्मीदवार का नाम होता है, चुनाव चिन्ह दर्ज होता है, तो मतदान को मतपत्र अपनी पसंद के उम्मीदवार के नाम पे मोहर लगानी पड़ती है। ईवीएम द्वारा, जो वर्तमान में है, ईवीएम मशीन से मतदाता को अपनी पसंद के नाम के आगे बटन दबाना होता है। दल बदल से आप क्या समझते हैं? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। दल बदल का साधारण अर्थ एक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाना है। आया राम गया राम, अर्थात किसी प्रतिनिधि द्वारा जिस दल की टिकट पर निर्वाचित कराया हो वह उसे छोड़ दे और दूसरे दल में चला जाए। तो वर्तमान में दल बदल के लिए संसद द्वारा कुछ नियम बना दिए गए हैं, जिसके आधार पर सदस्यता रद्द की जा सकती है। कांग्रेस किन अर्थों में एक विचारधारात्मक गठबंधन थी? कांग्रेस में मौजूद विभिन्न विचारात्मक स्थितियों का उल्लेख करें। यह भी मोस्ट प्रश्न है। आज़ादी के पूर्व ही कांग्रेस ने परस्पर विरोधी हितों के कई समूहों को एक साथ जोड़ने का कार्य किया और आज़ादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगे यानी सामाजिक गठबंधन की शक्ल ले चुका था, जिसमें विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोग जुड़े हुए थे। कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी क्योंकि इसने अपने अंदर क्रांतिकारी, शांतिवादी, कंजर्वेटिव, रेडिकल, गर्मपंथी, नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी हर विचारधारा के मध्यवर्गीय को समाहित किया था। तो एक प्रकार की मध्यवर्गीय पार्टी है। इस प्रकार कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन थी। इसे छाता संगठन के रूप में भी जानते हैं। कांग्रेस दलों के प्रमुख तत्वों को राजनीतिक दलों के प्रमुख तत्वों को संक्षेप में समझाएं। किसी भी दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित तत्वों का होना आवश्यक है। संगठन होना जरूरी है। संगठन से तात्पर्य है कि दल के अपने लिखित और अलिखित नियम हो, उपनियम हो, कार्यालय हो, पदाधिकारी हो, ये सब होना चाहिए। ये दल के सदस्यों को अनुशासित रखता है। मूलभूत सिद्धांतों में एकता होनी चाहिए, यानी उनकी सिद्धांतों की एकता ही दल का आधार प्रदान करती है। सैद्धांतिक एकता के अभाव में दल की जड़ें हिल जाती हैं, तो उनके एक मूलभूत सिद्धांत होने चाहिए। संवैधानिक साधनों का प्रयोग होना चाहिए। राजनीतिक दलों को जाति, धर्म, संप्रदाय या वर्ग हित की अपेक्षा राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का प्रयास करना चाहिए। ये राजनीतिक दलों के लिए प्रमुख तत्व हैं।